इन सर्च ऑफ इन्फिनिटी और इस चैप्टर का नाम है हिजाब फॉर अ जॉब यानी जॉब के लिए हिजाब। मैं एक बहुत ही सीधे अंदाज में बात करने वाली इंसान हूँ। मुझे बातों को गोल फिराना और बातें बनाना ये सब नहीं आता। इसका माना ये नहीं है कि मैं बदअखलाक़ी या बदतमीज़ी करती हूँ, बस मुझे बातों के साथ खेलना नहीं आता। मैं जो बात है वो सीधे सीधे कहती हूँ। मुझे लगता है मुझे अभी भी बातों से खेलना नहीं आता और मैं जो बात है वो सीधे सीधे बता देती हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के दिन चल रहे थे, तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां एक के बाद एक आ रही थी और लोगों को जॉब देकर ले जा रही थी। हर कंपनी का कोई ना कोई तरीका था और हर कंपनी का कोई ना कोई परसेंटेज था। मैं अपने डिपार्टमेंट के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से थी और ये हफ़्ता सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का हफ़्ता था, यानी इस हफ़्ते सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां आने वाली थी। सारे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स वहाँ पर लाइन लगाकर खड़े थे और एक के बाद एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और तकरीबन सबको जॉब मिल रहा था। किसी ना किसी को बहुत अच्छे पैकेज, बहुत अच्छे सैलरी वाला जॉब मिल रहा था। हमारा डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर वाला डिपार्टमेंट नहीं था, इसीलिए पूरे 4 साल में हमें सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर कोडिंग करवाई जाती थी। तो मैं कोई एक सॉफ्टवेयर कोडिंग में एक्सपर्ट नहीं थी। जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम के अंदर गई, मैंने देखा कि ये जो अफराद वहाँ इंटरव्यू लेने बैठे थे उनका एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उनके तेवर बदल गए। शायद उन्होंने मेरा हिजाब देख लिया। जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ, उन्होंने बेसिक सवाल पूछे, मैंने बेसिक सवालों के जवाब दे दिए। फिर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हुए, पर्सनालिटी के बारे में सवाल हुए। ओवरऑल इंटरव्यू बहुत ही आसान था। जैसे जैसे हम इंटरव्यू के नतीजे की तरफ पहुंचने लगे, तो वहाँ जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड बैठा हुआ था, यानी उस कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट का हेड, उसने कहा कि हमें तुम कैंडिडेट के तौर पर पसंद हो और हम तुम्हें जॉब भी देने के लिए तैयार हैं। बस एक मुश्किल है और वो है तुम्हारा हिजाब। हमारे कंपनी के माहौल में तुम्हारा हिजाब फिट नहीं होगा। अगर तुम अपने हिजाब को छोड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अभी जितनी सैलरी है उससे भी ज़्यादा सैलरी देने तैयार हूँ। मुझे शौक नहीं लगा, मैं सरप्राइज़ नहीं हुई, बल्कि मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस दिन से खुदावंद मुताल ने मेरी मदद की और मिस्टर जोशी मेरे हिजाब की मुहाफ़ज़त कर रहे थे, तो मुझे पिछले 4 साल में किसी ने भी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा और इसी वजह से अपने हिजाब को लेकर मैं और ज़्यादा पैशनेट और ज़्यादा हसास हो गई थी। लेकिन जब इसने मुझे ऐसा कहा कि तुम अपना हिजाब छोड़ दो ताकि हम तुम्हें जॉब दें और अच्छी सैलरी दें, तो बस मेरे बदन में आग जैसे दौड़ने लगी। मेरा लहजा बदल गया, मेरी आवाज़ बदल गई। अगर ये इंटरव्यू नहीं होता तो मैं शायद इनसे बहुत बड़ा झगड़ा करती, लेकिन मैंने अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा और मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई, जाने के लिए तैयार हो गई। और फिर मैंने इनसे कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे जॉब और पैसों से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं पलट कर जाने लगी। तभी उस डिपार्टमेंट हेड ने कहा, नहीं नहीं, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे, आइए अब बैठ जाइए। फिर उसने मुझसे अच्छी बात की और मुझे जॉब भी दिया और अच्छी सैलरी भी दी। सरप्राइजिंग बात यह है कि जब तक मैं उस कंपनी में जॉब कर रही थी तब तक उसे मेरा नाम भी याद था और वो हर बार फ्लोर पर आता तो वो मेरे डेस्क पर आकर मुझसे मुलाकात करके जाता, चंद मिनट के लिए ही सही, लेकिन वो हमेशा मुझसे पूछता कि क्या तुम कंपनी से खुश हो, क्या तुम यहाँ के कामकाज से खुश हो, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। वो डिपार्टमेंट का हेड था। हमारे फ्लोर पे जितने मैनेजर्स थे उन्हें भी वक्त नहीं देता था, लेकिन जब भी वो फ्लोर पर आता था हमेशा मेरे टेबल पर आकर मेरा हाल चाल पूछ कर, मेरे काम की कैफियत को पूछकर और ये पूछ कर कि क्या मैं इस कंपनी में खुश हूँ, हमेशा इस बात का ख्याल रखता था। चंद महीने जॉब करने के बाद मैंने कंपनी में पूछताछ की कि क्या कंपनी में कोई चैरिटी का प्रोग्राम है, कोई चैरिटी सेल है जो चैरिटी का काम करती है। तो पता चला कि एक चैरिटी यूनिट है, लेकिन बहुत पुरानी है और कोई उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना वापस इसे एक्टिव किया जाए। तो मैंने अपने मैनेजर से बात की और उनसे कहा कि देखो, हम क्यों ना चैरिटी का काम शुरू करें और शायद हमें सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहिए। इतना सब कुछ हम करते हैं, इतने हमारे पास जॉब्स हैं, क्यों ना हम थोड़े गरीब बच्चों के लिए और गरीब अफराद के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा काम करें। मेरे मैनेजर को ये आइडिया अच्छा लगा, उसने अपने बॉस से बात की और ये आइडिया अप्रूव हो गया। फिर सब लोग ये सोशल सर्विस यूनिट को ज़िंदा करने और चालू करने में लग गए। कंपनी ने सोशल सर्विस यूनिट को रजिस्टर कर दिया। फिर हम कंपनी का
सोशल सर्विस यूनिट का नाम और उसका लोगो बनाने में बिज़ी हो गए। बस कुछ ही महीनों के अंदर सब कुछ तैयार हो गया था, हत्ता टी शर्ट्स भी छप गए थे, मग्स और बुक्स और बहुत सारे गिफ्ट्स, सारी चीज़ें लोगो लग कर उस पर डिज़ाइन के साथ सब कुछ तैयार हो गया था। सब बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक और एनर्जी से भरे हुए थे कि इस काम को आगे बढ़ाएं, और एक बहुत ही बड़ी तादाद ने इस काम के लिए वॉलंटियर किया था। क्योंकि मैंने पहले इस फील्ड में काम किया था और मेरे कॉलेज के दिनों में मैंने ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम्स के साथ काम किया था, तो जो एक्सपीरियंस था उस लिहाज से मैंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम यहाँ भी पहले ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेज के साथ काम शुरू करें, बाद में फिर हम एजुकेशन और चाइल्ड अडॉप्शन स्कीम्स और दूसरे प्रोग्राम्स में काम शुरू करेंगे। तो पहले आइए ऑर्फनेज से काम शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें फ़ंड्स की ज़रूरत थी, तो हमने हमारी कंपनी में एक चैरिटी ड्राइव शुरू किया। यानी ये कि हमने एक बुकलेट छपाई और उसमें टिकट्स रखे थे, और हर टिकट तकरीबन 10 रुपये का था, यानी उस ज़माने में तकरीबन 15 से 20 सेंट। और हर एम्प्लॉई जितने टिकट चाहे वो ख़रीद सकता था, और जो भी टिकट ख़रीदेगा वो सारा पैसा चैरिटी की तरफ जाएगा। अच्छा, मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि जो सबसे इब्तदाई लेवल और मिनिमम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ थे, वो लोग सबसे ज़्यादा टिकट ख़रीदे। और जैसे जैसे लोग हायर लेवल पर जाते थे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, जितनी जितनी उनकी पोजीशन बड़ी होती जाती थी, जितनी उनकी सैलरी ज़्यादा होती जाती थी, वो लोग उतने ही कम टिकट ख़रीदते थे। मुझे अच्छे से याद है कि हम एक डिलीवरी मैनेजर के पास गए, जो काफ़ी बड़ी पोजीशन होती है कंपनी में। उसने एक टिकट ख़रीदने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा, ये मेरा पैसा है, मैंने इसके लिए काम किया है, बहुत मेहनत की है, मैं क्यों उन लोगों को दूं जो लेज़ी और निकम्मे हैं, कुछ काम काज नहीं करते और भीख मांग मांग कर हमारे पास से हमारे पैसे खून की तरह चूस लेते हैं। आखिर तक उसने एक टिकट भी नहीं ख़रीदी। खैर, उसके ख़रीदने या ना ख़रीदने से थोड़ी ना खुदा का काम रुकता है। आप सोचें, किसी का दिल कितना पत्थर दिल हो सकता है कि वो 10 रुपये भी चैरिटी में देने से इनकार कर दें। खैर, खुदा के पास कमी नहीं है, उसके पास बहुत रास्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे अनजान रास्तों से हमारे काम को आगे बढ़ाया कि हमें आगे बिल्कुल भी पैसों से रिलेटेड मुश्किल नहीं हुई। फिर हमें एक ऐसा ऑर्फनेज मिला जहाँ पर तकरीबन 50 बच्चे थे। वो एक ऐसा शख्स रन कर रहा था जो ख़ुद एक जॉब करने वाला शख्स था, और तकरीबन उसकी सारी सैलरी ऑर्फनेज को रन करने में और मैनेज करने में चली जाती थी। उसकी कुछ बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, लेकिन एक बात जो उसके अंदर बड़ी कमाल की थी वो ये कि उसका खुदा पर बहुत ज़्यादा ईमान था। वो क्रिश्चियन था और वो कहता था कि मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, जिस दिन से मैंने ये काम की ज़िम्मेदारी उठाई है उस दिन से कभी भी मेरे पास पैसे ख़त्म नहीं हुए, और अगर पैसे ख़त्म भी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाता है। पिछले 4 साल में एक दिन भी ऐसा ना गुज़रा कि ये बच्चे भूखे रहे होंगे, कहीं ना कहीं से खाना आ ही जाता है। बहुत ही अमेजिंग शख्स था वो। उसका खुदा पर इतना पक्का ईमान था कि कभी वो खाने को लेकर बच्चों की निस्बत परेशान नहीं होता था। बस वो ये बात जानता था कि हर दिन कहीं ना कहीं से खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिर उसने हमें बताया कि उसने ये ऑर्फनेज कैसे शुरू किया। वो एक दिन ऑफिस से घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते पर एक बच्चा पड़ा हुआ मिला। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस वो बच्चे को अपने कस्टडी में ले ली। फिर उसे थोड़ा सा आराम हो गया कि चलो बच्चा सेफ़ हैंड्स में है, पुलिस के पास है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उसके दिल में ये सवाल हमें बाकी था कि कौन ऐसे वालिदैन हो सकते हैं जो ऐसे अपने बच्चे को रास्ते पर छोड़ कर चला जाए। फिर कुछ चंद दिन बाद वो वापस पुलिस स्टेशन गया और जानने की कोशिश की कि ये बच्चे के वालिदैन मिले या नहीं मिले। तो पुलिस ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में किसी ने भी बच्चे खोने की रिपोर्ट नहीं लिखाई, ना ही अगले पिछले 2 दिन में कोई वालिदैन आगे आए हैं ये कहने के लिए कि उनका बच्चा खो गया है और ये उनका बच्चा है। तो इस शख्स ने उस पुलिस से बात की और कहा कि क्या ये मुमकिन है कि जब तक इस बच्चे के वालिदैन मिल जाए तब तक मैं इसे ले जाऊं, इसकी देखभाल करूं। मैं आपके पास मेरी डिटेल्स रख कर जाता हूं ताकि जब भी इसके पेरेंट्स मिल जाए आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं ये बच्चा फ़ौरन आपको लाकर पहुंचा दूंगा ताकि आप इस बच्चे को अपने वालिदैन को वापस दे सकें। फिर उसने कहा कि आज 7 साल हो गए हैं, आज तक मुझे पुलिस की तरफ से फ़ोन नहीं आया कि ये बच्चे के वालिदैन मिल गए हैं। और धीरे धीरे बच्चे बढ़ते ही गए, और जब हम उससे मिलने गए थे तो उसके पास तकरीबन 50 बच्चे मौजूद थे। फिर उसने बताया कि वो हर महीने पैसों का हिसाब करके
तैयार रखता था ताकि कभी कोई मुश्किल आ जाए तो वो तैयार रहे और बच्चे कभी भूखे ना रहें। लेकिन एक महीना ऐसा आया कि इनके प्लानिंग के बाद भी एक बच्चा बहुत बुरी तरह मरीज़ हो गया और उस बच्चे की मरीज़ी और इलाज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा। इस वजह से इनके पैसे जल्दी ख़त्म हो गए। उससे अभी सैलरी मिलने में कुछ दिन बाकी ही थे, लेकिन अभी इनके पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। बच्चों को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम खाना दिया जा रहा था ताकि अगले दिन के लिए कुछ खाना बचा रहे और बच्चों को अगले दिन भी कुछ खाना मिल सके। फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनके सारे पैसे ख़त्म हो गए और खाना भी ख़त्म हो गया। लंच के लिए कुछ खाना नहीं था, बच्चे सारे भूखे बैठे हुए थे और शाम होने तक बच्चे सारे निढाल हो गए थे, जैसे बच्चों में कोई जान ही बाकी ना हो। बस डिनर का टाइम नज़दीक हो रहा था। इसने अपने सारे दोस्तों को, दुश्मनों को, हर तरह जिससे भी हो सकता था सबको फ़ोन किया और कोशिश की कि उनसे पैसे उधार ले ताकि बच्चों को खाना खिला सके। लेकिन क्योंकि महीने के आखिरी दिन थे तो सबके पास पैसा ख़त्म हो गया था, सबके पास बहुत कम पैसा बाकी था। बस रात ढलने लगी थी, सारे बच्चे इसके अतराफ जमा हो गए थे। बहुत डल हालत हो गई थी, बहुत कमज़ोर हालत नज़र आ रही थी। कुछ बच्चे तो बस रोने जैसी हालत में थे क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता था, मुझे मेरा दिल बता रहा था, मुझे खुदा पर पूरा ईमान था कि खाना आएगा, यकीनन आएगा। अब बच्चों का दिल बहलाने के लिए ये बच्चों को जनाब मरियम की कहानी सुनाने लगा कि कैसे जनाब मरियम के लिए जन्नत से खाना आया करता था और जनाब मरियम के मुश्किल वक्त में खुदा ने जन्नत से अपनी तरफ से बीबी मरियम के लिए खाने का इंतज़ाम किया था। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। अचानक से दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई और जब जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक शख्स खड़ा था और वो अपने साथ चावल के, दाल, शक्कर और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के थैले लेकर आया था और कह रहा था कि अब हमें ये चैरिटी में देना है, क्या आप हमारी चैरिटी कबूल करोगे? वाक़ईन खुदा पर ईमान ज़िंदगी में कितना तासीर गुज़ार होता है। हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम से हदीस मिलती है कि तुम खुदा के बारे में जैसा सोचोगे उसे वैसा ही पाओगे। अगर तुम खुदा के निस्बत हुस्न ज़न रखते हो और ये सोचते हो कि वो मेहरबान और रहम करने वाला है तो तुम उसे वैसा ही पाओगे और हमेशा मोरिद रहमत करार पाओगे। और अगर तुम खुदा के निस्बत सुए ज़न रखते हो और ये सोचते हो कि वो सख्त गिर और सख्त इम्तिहान लेने वाला, अजाब करने वाला है तो तुम उसे वैसा ही पाओगे। हमारे कंपनी के चैरिटी प्रोग्राम के तहत हम इस ऑर्फनेज में जाते थे और वहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स रखा करते थे। प्लान ये था कि कम से कम हर महीने हम एक बार इस ऑर्फनेज में जाएं और वहाँ पर बच्चों के लिए प्रोग्राम्स रखें। और प्लान ये भी था कि उस महीने में जो बच्चों की बर्थडे होती थी उनके लिए हम एक बड़ा केक ले जाते थे और वहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। इस बार पहली बार है कि हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं और आज पहली बार ये सारे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। हमारी टीम वहाँ गई, बच्चों के साथ गेम्स खेले, उनके लिए टॉयज़ लेकर गए और वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। सबको बड़ा मज़ा आया। फिर आखिरकार हमने ग्रुप बर्थडे मनाई, सब बच्चों को जमा किया, सब ने मिलकर बर्थडे सॉन्ग गाया। फिर हमने केक काटा और सबको थोड़ा थोड़ा केक दिया। मेरे ख्याल से ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में पहली बार पेस्ट्री खा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा 3 या 4 साल का वो मेरे पास आया और कहने लगा, दीदी क्या ये वही खाना है जो जनाब मरियम के लिए जन्नत से आया करता था? इतना लजीज और जादुई खाना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। मैं नहीं जानती थी मैं उसे क्या कहूँ। बस मैंने उसे गले से लगा लिया और खुदा का बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसने हमें कितनी बेनिहायत नेमतों से बख्शा है। हमें इतने चाहने वाले वालिदैन अता किया है, एक फैमिली अता की है, एक घर दिया है और घर में इतनी सारी नेमतें। सच में हम कभी भी खुदा का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। जितनी अनलिमिटेड नेमतें और ब्लेसिंग्स उसने हमें दी है, हम कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। लेकिन बदबख्ताने, मुतासिफाने एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी नेमतों को या हम बहुत ही सबक शुमारते हैं या बहुत ही हल्का लेते हैं या फिर पूरी तरह नज़रअंदाज करते हैं।
कुछ महीने काम करने के बाद मुझसे कहा गया कि अब तुम्हें दूसरी सिटी में जाकर काम करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ क्लाइंट इमरजेंसी आ गई है, वहाँ का प्रोजेक्ट थोड़ा पीछे हो गया है, टारगेट से पीछे जा रहा है। मेरी शादी होकर बस 2 या 3 महीने ही हुए थे और मैंने रेफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा मैं मूव नहीं हो सकती, मेरी अभी अभी शादी हुई है। लेकिन कंपनी ने कहा कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। शायद इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत और प्लान था होगा। तो मैं नए लोकेशन पर मूव हो गई, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगी और फिर मैं ये देखने लगी कि क्या उस ब्रांच में भी कोई ना कोई चैरिटी का वर्क किया जा सकता है या नहीं। और इसी बहाने मैं पूछताछ करती रही और मुझे एक ब्लाइंड गर्ल्स का हॉस्टल मिला। इसमें से अक्सर लड़कियां पूरी तरह से नाबीना थी और कुछ लड़कियां पार्शियली ब्लाइंड थी, यानी बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी थी, उनकी आंखें बहुत कम दिखाई देता था। लेकिन उनकी नाबीनाई से सिर्फ उनकी आंखें कमज़ोर हुई थी, उनकी हिम्मत बिल्कुल नहीं टूटी थी। वो सब हार्ड वर्किंग थे और वो लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। हम उनके पास गए, उनसे मिले, उनके साथ वक्त बिताया, उनसे बात किया, उनको एंकरेज किया और मोटिवेट किया कि सिर्फ तुम 10वीं पढ़ने का मत सोचिए, 12वीं पढ़ने का मत सोचिए, बल्कि कॉलेज करें और उसके आगे तक मास्टर्स प्रोग्राम करने का सोचें। ये लड़कियों का एक सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम ये था कि इन्हें ब्रेल में लिखना पड़ता था। जो भी मतलब ये पढ़ रही है इन्हें ब्रेल से पढ़ना पड़ता था। तो जब ये क्लास जाती और उस्ताद का लेक्चर सुनती तो इन्हें वहाँ पर बैठे बैठे फटाफट ब्रेल से लिखना पड़ता। ब्रेल वो लैंग्वेज है जो नाबीना लोग लिखते हैं और पेपर में पिन लेकर सुराख करते हैं और हर सुराख का कॉम्बिनेशन जो होता है, अगर 3 सुराख है तो इसका एक लफ्ज़ बनता है, 4 सुराख है तो इसका एक हर्फ बनता है। तो ये इन्हें पेपर में सुराख करके लिखना होता है। लेकिन अक्सर लड़कियां क्योंकि लेक्चर सुनकर जल्दी जल्दी सुराख करके लिखने की कोशिश कर रही होती, तो कई बार ये सुइयाँ इनकी उंगलियों में चुभ जाती और उंगलियों से खून निकल आता और इनके पेपर्स पे जगह जगह पर खून लगा होता था। मेरा दिल बहुत इनके लिए रहम से भर गया था। वाक़ईन आँखें खुदा की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है और हम उसे कितना हल्का लेते हैं और कितना आसान लेते हैं, बजाय इसके कि खुदा का शुक्रिया अदा करें और हमेशा शुक्र में सजदा करें और हमारी आँखों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। हम हमारी आँखों को ऐसे बेकार के काम जैसे टीवी देखना और नामहरम की तरफ निगाह करना, ऐसे चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। अब हमने ये लड़कियों को पूछा कि आप बताएं हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो उन लड़कियों ने बताया कि अगर इनके जो लेसन्स है ये हम इन्हें रिकॉर्ड करके दे दें तो इन्हें ब्रेल लिखने का वक्त बच जाएगा। जितना वक्त इन्हें एक एक लेसन पूरा ब्रेल में लिखने में लग जाता है वो सारा वक्त बच जाएगा। तो फिर ये लोग ज़्यादा वक्त स्पेंड कर पाएंगे दर्स सुनने में, पढ़ने में और हिफ्ज़ करने में। उस ज़माने में वॉकमैन नाम की एक चीज़ मिलती थी जो कैसेट प्लेयर होता था छोटा सा, जिससे आप कैसेट डाल के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे और उसी को वापस कान में हेडफोन्स लगाकर सुन सकते थे। तो हम जो लोग ऑफिस में काम करते थे हम सब ने पैसे जमा किए और तकरीबन 8 से 10 वॉकमैन्स ख़रीदे और बहुत सारे कैसेट्स ख़रीदे। फिर मैंने हमारी टीम के लोगों को और मेरे कोलीग्स को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप लोग लेसन्स रिकॉर्ड करके देंगे तो ये बच्चियां लेसन्स सुनकर अपना एग्ज़ाम दे पाएंगी। तो बहुत सारे कोलीग्स मेरे मान गए और उन्होंने बच्चियों से किताबें ली और एक एक टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स लेकर घर चले गए। खुद ये रिकॉर्डिंग करना एक मेहनत का काम था क्योंकि हर रिकॉर्डिंग में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते थे। सारे लेसन को पढ़ो और फिर उसको रिकॉर्ड करो, वो भी इस अंदाज में कि ये बच्चियां जब इसे सुने तो उन्हें ठीक से और अच्छे से समझ आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत की और हर दिन हर कोई कुछ रिकॉर्डिंग्स करता, फिर अगले दिन टेप दूसरे अफराद को देते, फिर वो लोग रिकॉर्डिंग्स करते। बस ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही दिनों में 20 कैसेट्स रिकॉर्ड होकर रेडी हो गई थी। आखिरकार कुछ ही दिनों में हमने उनके सारे सब्जेक्ट्स की सारी रिकॉर्डिंग्स कर दी थी और उन्हें टेप्स दे दिए थे। वो लोग पूरी ईमानदारी के साथ लेसन्स को सुनते थे और बार बार रिपीट करते थे ताकि उन्हें हिफ्ज़ हो जाए। कई बार उन्हें शायद कुछ लेसन्स को 2 या 3 बार सुनना पड़ा ताकि उन्हें ठीक से समझ आए और फिर वो उन्हें हिफ्ज़ कर सके। मुझे बाद में बताया गया कि इन लड़कियों ने उस हॉस्टल वार्डन से पूछा कि मैं कैसी दिखती हूँ, और जब हॉस्टल वार्डन ने उन्हें बताया कि मैं कैसी दिखती हूँ तो उसने ये भी बताया कि मैं हिजाब पहनती हूँ।
तो वो बहुत क्यूरियस हो गया। उन्होंने पूछा कि क्यों अपने सर को ढांकती है, क्यों अपने हाथों को ढांकती है? तो फिर हॉस्टल वार्डन ने बताया क्योंकि ये मुस्लिम है। और जब नेक्स्ट टाइम मैं हॉस्टल गई तो उन्होंने पूछा कि मुस्लिम क्या होता है, और क्यों तुम मुसलमान हो, और क्यों तुम हिजाब पहनते हो? तो जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया और एक्सप्लेन किया, तो वो सारी लड़कियां चाहती थी कि वो भी हिजाब पहने, वो भी चाहती थी कि वो मुसलमान हो जाए, वो भी चाहती थी कि वो ऐसी बन जाए जो अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर दूसरों की मदद कर सके, जो नियाज़मंद है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपाहिज है, उनकी मदद कर सके और उनको आगे बढ़ने में और ज़िंदगी में कामयाब होने में मदद कर सके। कुछ महीने बाद मेरा प्रोजेक्ट वहाँ ख़त्म हो गया और मैं अपने होम टाउन वापस चली आ गई। बाद में मुझे पता चला कि वो हर